और चांदी का सिक्का अगर कोटा सीट पर बट रहा है तो निश्चित रूप से कोटा सीट पर वही बटवा सकते हैं जिनके पास चांदी ही चांदी है, जो चांदी काट रहे हैं, जो चांदी काट रहे हैं। अब बकरा भात या साड़ी या कपड़ा या कैश डिलीवरी, इनके साथ अब चीजें बढ़ती जा रही है तो मतदाताओं की बल्ले बल्ले होती जा रही है। उनको एसी मिला था और बाद में वो गांव में जा रहे थे तो एसी को रेडियो छाप बता के अपना उन्होंने वोट मांगा है। बस्तर में जो मतदान है या चुनाव है, चुनाव भी त्योहार की तर्ज पर मनाया जाता है। लोग इसको वोट पंडुम बोलते हैं। अभी चाहे भले 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान की बात बोल रही हो, लेकिन इस छत्तीसगढ़ में लोगों ने देखा है कि 2100 रुपए भी नहीं दे पाए हैं। अगर कांग्रेस हारती है तो प्रशासनिक व्यवस्था। नमस्कार, मैं हूं नरेश मिश्र और छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। पहले चरण में बस्तर की 12 विधानसभा सीटों पर भी मतदान हो चुका है और अब 3 तारीख का सभी को बेसब्री से इंतजार है। लेकिन हर दिन चुनावी गलियारे में नई नई चर्चाओं का दौर भी है और आप जानते हैं कि पत्रकार जनता के चुनावी पर्यवेक्षक की तरह होते हैं, इसलिए पत्रकारों के बीच क्या चर्चा चल रही है चुनाव को लेकर, इस बार नतीजे कैसे रहेंगे, मैदान में किस तरह से धुरंधरों ने अपनी अपनी ताकत झोंकी है, ये समझने की कोशिश करेंगे हम बातचीत के जरिए। हमारे साथ बस्तर के वरिष्ठ पत्रकार हैं मनीष गुप्ता जी हैं, पत्रिका के संपादक हैं, संतोष सिंह जी हैं, लंबे समय से नई दुनिया से ताल्लुक रखते रहे और लंबे समय से चुनावी जो रिपोर्टिंग है उसमें भी काफ़ी सिद्धहस्त रहे हैं। तो क्योंकि अब तो भाई वोट हो चुका है और अब सबके भाग्य भी तय हो गए हैं, ईवीएम में है कैद, अब 3 तारीख को फैसला होना है। तो आप लोग बताइए कि चर्चा इस समय क्या है जो सबसे ज्यादा, क्योंकि तमाम तरह के अलग अलग वर्ग के लोग, नेता सब पत्रकारों से मिलते हैं, तो बस्तर की चुनावी चर्चा क्या है मनीष भाई, आप बताइए। तो देखिए, बस्तर अपने आप में एक अलग क्षेत्र है और जिस प्रकार से बस्तर के हालात हैं, बस्तर का जो जनमानस है, बस्तर का आदिवासी अंचल है और जिस प्रकार से बस्तर की जमीनी हकीकत है, इसमें निश्चित रूप से ये चुनाव बहुत दिलचस्प रहे हैं। और जैसे कि हम लगातार देखते आए हैं कि हर चुनाव में कुछ ना कुछ नया बदलाव आया है। मैंने जो देखा है इस बार और जो महसूस किया है, मुझे लगता है कि बस्तर की सीमा दक्षिण भारत से मिलती है और जिस प्रकार का ट्रेंड इस बार देखने में आया, खासकर धन का, दिवाली के समय का चुनाव है तो धन वर्षा भरपूर हुई है। और अगर एक सेंटेंस में अगर कहना हो तो मुझे लगता है कि बस्तर का जो चुनावी माहौल का दक्षिण भारतीयकरण हो चुका है। जिस प्रकार से दक्षिण भारत में धन वर्षा की अकूत संभावनाएं रहती हैं, चुनाव के दौरान इंतजार करते हैं कि यार अब आएगा और हम ऐसा बटोरेंगे, ये करेंगे। मुझे लगता है मतदाता सबसे मजे में रहा है, बहुत सारी चीजें जो है ना उसको मिली हैं। बकरा भात अब बीते दिनों की बात हो गई है, अब तो ट्रेंड बदल गया, जो है ना ट्रेंड बदल जी। मैं भी सुन रहा था कि इस बार पहली बार ये हुआ कि चांदी के सिक्के एक एक मतदाता को एक विधानसभा सीट में एक बड़े नेताजी ने बांटे। देखिए, चांदी का सिक्का तो आमतौर पे पहले पायल, बिछिया, बिलिया की जो बात आती थी, साड़ी वगैरह, साड़ी तो आम रही है। पर इस बार जो चांदी का सिक्का पहली बार हुआ, लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट आया है। आमतौर पर चांदी का जो सिक्का आता है वो मिलावट वाला आता है, तो उसको अगर आप बेचने भी जाएंगे ना तो उसमें कटौती होती है और एक शुद्ध चांदी का होता है, मिलावट वाला मिला है लोग। ओहो मतलब इसमें भी मिलावट बस्तर की किस्मत में, बड़े मतलब ये दुर्भाग्य की बात है मतदाताओं के साथ। तो ये बात, ये पोल खुली कैसे, मतलब चर्चा में आ गई है क्या ये बात? हाँ, देखिए क्या हुआ है, ये जो दक्षिण भारत से जिस लगी हुई विधानसभा सीट का जो सीमा मिलती है जी, कोंटा की बात कर रहे हैं लग रहा है जी। हम सीधे तौर पर कह रहे हैं तो आमतौर पर चुनाव में देखने में आता है प्रत्याशी और उनके समर्थक, ठेकेदार, जो लोग उपकृत होते हैं आमतौर पर, बार बार जिन पे खरबूजा कटता है और बार बार जो उन पे बढ़ता है जी, तो उन लोगों ने, सब लोग अपना अपना योगदान दिया है। कोई चांदी का सिक्का लाया है, कोई कुछ लाया है, तो अपने हिसाब से। तो एक बंदा जो है जिसको वो बाजार का दिन जब वहां पे उपहार का वितरण हो रहा था तो प्रसाद उसको भी मिला, तो पहले समझ में नहीं आया, तो बताया कि नहीं सिक्का मिला है, तो ये क्या है, तो बताया तो चांदी का सिक्का है। अरे तो ये कैसे, हम लोग तो पायल या डोरी वोड़ी जो यहाँ का बस्तर का जो परंपरागत जो आभूषण रहते हैं
वो आमतौर पर आदिवासी महिलाएं जो है वो पहनती है। तो बोले नहीं इसको तुम लेके जाओगे तो हम बनेगा। अच्छा। तो उसको बनवा भी सकते हो तुम। हाँ, तो वो बंदा गया वहां पर और जाने के बाद जब पता चला उसको 20 ग्राम का चांदी का जो रेट था उससे हाफ रेट मिला। तो बोले अरे इतना कैसे तो इतने बताया। तो बोले नहीं इसमें मिलावट आती है इसलिए। अच्छा, तो ये मतलब बाटा नेताजी ने तुरंत ही पोल भी खुल गई है। पर कितने लोग मतदाता समझ पाएंगे कहना मुश्किल है इस बात को। ये तो खैर जी संतोष जी, आपको कुछ मजेदार ऐसा लगा जो चुनावी चर्चा में इस समय बड़ा और प्रसंगवश जिसका लोग बड़ा रुचि ले रहे हो जिसमें? नहीं, रुचि लेने पे तो ये है कि यही जानकारी सबसे रुचिकर है कि चांदी का सिक्का बटा, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे को ये लग रही है कि इस बार एड ऑन होता जा रहा है अब बस्तर का चुनाव। हाँ। अब बकरा भात या साड़ी या कपड़ा या कैश डिलीवरी, इनके साथ अब चीजें बढ़ती जा रही है तो मतदाताओं की बल्ले बल्ले होती जा रही है। ये बात कही जा सकती है, और आगामी वर्षों में भी मतदाताओं की चांदी ही रहेगी, मेरे को ऐसा लगता है। अच्छा, चांदी के सिक्के से मेरे को याद आया कि मतदाताओं की चांदी ही रहेगी आगामी दिनों में। तो ये आभूषण में कन्वर्ट हो गया। तो ये अक्सर मैं देखता हूँ कि थोड़ा निर्वाचन आयोग की भी इस दौरान नजर रहती है। तो चुनाव से ठीक मतलब जैसी ही घोषणा होने वाली होती है, अनुमान लग जाता है नेता को, तब आधे से ज्यादा प्रबंधन वो लोग कर लेते हैं। और बस्तर में बोलते हैं कि कानून व्यवस्था की समस्या की वजह से बहुत सारी समस्याएं हैं, और इतने साल की रिपोर्टिंग में मैंने यही जाना है कि बस्तर में कानून नहीं व्यवस्था से चलता है सब कुछ, कानून से यहाँ कुछ नहीं चलता। तो ये व्यवस्था चुनाव से पहले हो जाती है ज्यादातर, और इस बार ऐसा कुछ ज्यादा दिखाई दिया क्या तैयारी? क्योंकि निर्वाचन आयोग की नजर भी तो थी काफी। नहीं देखिए, इस बार निर्वाचन आयोग का जो रवैया देखने में आया मुझे लगता है ढीला ढाला रहा है, और चूंकि व्यवस्थागत मामला है तो इसलिए व्यवस्था से जुड़े हुए लोग भी व्यवस्थित हुए हैं। अच्छा है ना। तो ओवरऑल आप इस बार अगर आप देखेंगे तो आमतौर पर हर चुनाव में पता चला यहाँ पर कुछ बढ़ रहा है तो लोग वहां जाकर के जब्त करवाते हैं, ये करो। इस प्रकार की घटनाएं बहुत कम देखी, शिकायतें ही नहीं पहुंची है। अधिकारी भी अपने आप को सीमित करके रखे हैं कि कहीं ना कहीं हम मतलब शिकायतें नहीं आ रही तो हम क्या करें। तो मूलतः जो सीमावर्ती इलाकों में आमतौर पर जांच में, चौकियों में ये सब पकड़ा गया जो और पार्टियों के द्वारा मेरे को ऐसा लगता है नरेश जी की पिछले 2 चुनाव से ऐसा हो रहा है, ये दूसरा चुनाव था जी, कि पार्टियों का भी एक नारा होता है कि मतदाता ने क्या बिगाड़ा है, इसलिए वो जिस व्यक्ति को चिन्हित कर लेते हैं कि ये व्यक्ति भरपूर मात्रा में, ये प्रत्याशी या ये दल भरपूर मात्रा में पैसा निकाल रहा है, तो वो जनता के बीच ये संदेश भी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से छोड़वाते हैं कि खाओ सबका लेकिन वोट हमको देना। अच्छा, खुद ही कहते हैं, हर दल का व्यक्ति हर दल का वो जनता के पेट में दरअसल लात मार कर उसको नाराज नहीं करना चाहते कि भाई किसी को मान लो मलाई चाप मिल रहा है तो वो सोचेगा ना कि अमुक प्रत्याशी को मलाई चाप खा लीजिए लेकिन वोट मेरे को देना। तो ये दूसरा चुनाव है जिसमें मैं ऐसा देख रहा हूँ, और ये बढ़ता ही रहेगा ऐसा मेरे को। अच्छा, ये तो क्या ये चुनावी स्वीप प्रोग्राम के टक्कर की चीज है क्या, ये जो तरीका है मतदाताओं को जोड़ने का कि वोट करें जरूर, और वो ज्यादा प्रभावी रहता है क्या कि पैसा, दारू, ये सब चीजें जो चर्चा में रहती हैं कि पहुंचा दी जाती हैं, और ये प्रेरित करती है क्या वाकई में मतदाता को प्रेरित करती है वोट करने जाने के लिए? दारू की बात और चुनाव में कितना डिस्टर्ब करती है इतने दिन के ऑब्जर्वेशन में जो लगता है मेरे को ऐसा लगता है कि दारू की बात तो अब ऐसा है कि सेमी अर्बन और अर्बन इलाके में आपको कम दिखेगी, क्योंकि बहुत जो निर्वाचन आयोग हो गया या जिला प्रशासन हो गया, इनके दल प्लस पार्टियों के कार्यकर्ता बहुत एक्टिव रहते हैं, जगह करते हैं वो लोग जो कत्ल की रात अपन कहते हैं। लेकिन रूरल पॉइंट में या ग्रामीण इलाकों में अब भी ये है, और दारू को लेकर के एक ट्रेंड मैं बदलता देख रहा हूँ बस्तर में कि जहाँ बीते चुनावों में ऐसा होता था कि अंग्रेजी दारू डंप कराई जाती थी कुछ पॉइंट पर, तो अब अंग्रेजी दारू डंप कराने के जगह अब पैसा देने पर ज्यादा भरोसा रख रहे हैं प्रत्याशी और दल भी। अच्छा, हाँ, वो कार्यकर्ताओं को खुद कहते हैं कि आप लोग इसको मैनेज करिए अपने इसी पैसे से। ये मुख्य रूप से है। तो इसलिए शराब का चलन थोड़ा सा शहरी क्षेत्रों में, हालांकि देखिए 48 घंटे पहले शराब दुकानें बंद होने का फरमान तो लागू होता है,
लेकिन फिर भी लोग तैयारी उसकी कर रहे हैं। लेकिन लोग फरमान से कागजों में तैयारी कर लेते हैं। शराब जो है वो एक रस्म बन गई है। और आपने जो कहा स्वीप प्रोग्राम, जी जी जी, ये बड़ा दिलचस्प मामला है। पहली बार जो है ये देखने में आ रहा है कि स्वीप प्रोग्राम का जो प्रशासन ने भरपूर प्रचार प्रसार किया है, खासकर स्कूल के माध्यम से, तो कहीं सार्वजनिक चौक चौराहों में जो है और लोगों के बीच में जाकर के मतदान की जो अपील की है। देखिए बस्तर में एक जो हालात हैं, बस्तर में जो मतदान है या चुनाव है, चुनाव भी त्योहार की तर्ज पर मनाया जाता है। लोग इसको वोट पंडुम बोलते हैं। ये लेकिन अफसरों ने ही बना दिया है मुझे लगता है। लेकिन मुझे लगता है जो खर्चा है वो पंडुम के हिसाब से, अफसरों के ही हिसाब से होता है। मतदाता तक कितना पहुंचता होगा पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है। नहीं वो तो देखिए चुनाव का जो पूरा कार्यक्रम रहता है, निर्वाचन आयोग जो है उसके प्रचार प्रसार के लिए भरपूर जो मतलब बजट भी देता है, पर ये बजट कभी बाहर नहीं आ पाता। वो अब वो मतदाता को जो राजनीतिक दल देते हैं वो चीजें दिख जाती हैं। हाँ। लेकिन ये चीजें, ये वोट पंडुम और इसका प्रसाद जो है ना बाहर नहीं बढ़ पाता है। ये तो सीमित लोगों के बीच में बढ़ता है। तो मतलब राजनीति का जो स्वीप प्रोग्राम है जिसमें सीधे मतदाता से एक तरह से डीलिंग का चलन है, वो ज्यादा कारगर है वोटिंग के लिए बढ़ाने के लिए। जी चलिए, ये तो खैर अब जो चर्चा चल रही थी उसकी बात है। इन कई चीजों को पुष्ट कर पाना। जी जी जी, अभी बस्तर जिले के एक इलाके में चुनाव के दौरान जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन मुझे देखने का अवसर मिला। मैं गया हुआ था तो एक ग्रामीण अंचल में थोड़ा सा चढ़ाव जो सड़क थी, तो एक पहाड़ी के पास जो है एक बंदे का जो वो था क्या नाम है मकान था। जब मैं गया तो मैं अपनी गाड़ी से गया तो देखा वो एक झंडा लेकर के आया, और दूर से ऐसा दिखाने लगा। तो यार ये झंडा एक दिख रहा था, बाद में जब नजदीक गया तो उसमें 2 झंडे थे जी। तो वो सोचा कि मैं किसी राजनीतिक दल का आदमी हूँ, तो अब मेरे उसमें तो कुछ लगा होगा नहीं था। तो उनका कहाँ जा रहा हूँ, मैं वोट दूंगा ना, मैं इतने लोगों को यहाँ पे किया हूँ, तो मैं क्या करूँ भाई उसको, तो किसको वोट दिया? तो बताया मैं पुजारी हूँ। तो मैं बोला तू 2 झंडा कैसा रखा है? तो छेद किया। तो बोला नहीं ये बहुत सारा पार्टी वाले आते हैं ना, तो उसके 2-3 लोग और हैं। बोले बाबू ये ऊंचाई वाले स्थान पर है जी, ये 2-3 झंडे रखा हुआ है। हाँ। जिस दल के लोग आते हैं उसका झंडा लेकर के पहुंच जाता है और खर्चा लेकर के, प्रसाद लेकर के जो है ना, फिर वो झंडा अंदर रख देता है जी जी। तो ऐसे दिलचस्प नजारे भी ग्रामीण अंचल में देखने को मिले हैं। कहीं ना कहीं पंडुम का असर है, प्रसाद का असर है। तो अब अगर राजनीतिक दल के लोग विधायक, सांसद, मंत्री बनने के बाद अगर वो सरकारी सुख सुविधाओं का प्रसाद देते हैं तो मतदाता का भी तो अधिकार बनता है। जी जी, देखिए हमारी ये चर्चा जो बातचीत चल रही है उसको लेकर है। आपको लगता होगा पत्रकार हैं तो भला ये सब बातें क्यों नहीं आती, क्योंकि जो रिपोर्टिंग है वो एथेंटिक जो तथ्य होते हैं, शिकायत करता है या जो राजनीतिक दल के लोग हैं उनके जरिए होती है। तो कई बार ऐसी व्यवस्थाएं भी होती हैं जिसकी वजह से ऐसी बातों को सीधी तौर पर आप तथ्यात्मक तौर पर जब तक कोई व्यक्ति सामने नहीं आता है जिसके साथ ही हो रहा है या मतदाता वो मुखर विरोध नहीं करता, तब तक इसको ला पाना कठिन होता है। लेकिन क्योंकि सालों से पत्रकार भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मतदाता भी देख रहे हैं, मतदाता सुन भी रहे होंगे ये बात, ये दुर्भाग्य है एक तरह से, क्योंकि आपको जागरूक करने का मकसद ये होना चाहिए कि राजनीति में आपकी चयन प्रक्रिया, आपकी सहभागिता लोकतंत्र में कैसी विकसित हो, इसकी मानसिकता बने। पर बस्तर की स्थिति फिलहाल यही है, आप सुन रहे हैं जो बातचीत में वही है। पर अब हम अपने मुख्य मुद्दे पे चलते हैं। आज हम दक्षिण बस्तर की सीटों पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ की सबसे नक्सल प्रभावित सीटें हैं ये, और कोंटा तो पूरे देश में आप जानते हैं कि बटालियन नंबर 1 के नाम से चर्चित है। ये आम चर्चा के हिसाब से बता रहा हूँ आपको कि नक्सलियों ने यहाँ कई बड़े कांड किए हैं, और यहाँ पर जो वोट होता है, यहाँ से छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के आबकारी मंत्री, 5 बार के विधायक, दिग्गज कांग्रेसी नेता चुनावी मैदान में हैं। सामने इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक बिल्कुल नया चेहरा मौका दिया है। क्या लगता है आपको, क्या मुकाबला रहेगा? संतोष जी आप बताइए, इस बार कोंटा सीट में क्या रोचक दिखाई दे रहा है? कोंटा सीट जो चर्चा अभी आई है, जो अब तक वोट के बाद स्थिति है, देखिए बस्तर संभाग में जो 12 सीटें मानी जाती है उसमें मेरा ऑब्जर्वेशन तो यही कहता है कि कोंटा एकमात्र सीट है जहां बहुत ही जबरदस्त त्रिकोणीय मुकाबला होता है।
अन्यथा पूरे 11 सीटों पर कांग्रेस बनाम भाजपा चलता है। हाँ। लेकिन ये वो सीट है जहां पर सीपीआई का भी वजूद दिखता है, अब तक बना हुआ है, ये कहना सिद्ध भी चाहिए किया है विगत चुनावों तक में। और इस चुनाव में भी उसकी ओर से जैसे मनीष कुंजाम जी आ गए थे, हालांकि उनके पास वो बैनर या वो चिन्ह नहीं था जो हसिया वाली का निशान लेकर वो मैदान में रहते हैं। हाँ, उनको मैं सुन रहा हूँ कि उनको एसी मिला था और बाद में वो गांव में जा रहे थे तो एसी को रेडियो छाप बता के अपना उन्होंने वोट मांगा है। वही, क्योंकि एसी तो गांव के लोग पहचानते नहीं, उनके गांव में तो ऐसी व्यवस्था ही नहीं है कि ठीक कूलर भी हो या लाइट भी हो कई जगहों पर। तो ये स्थितियां विशेषकर कोंटा सीट में विशेष रूप से देखने को मिलेगी कि वहां पर आपको एसी को ही रेडियो बताना पड़ेगा या कूलर को ही रेडियो बताना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में विशेष करके जो तेलंगाना से लगते हैं उन क्षेत्रों में भी आज आलम यह है कि 5-7 गांव तो कम से कम ऐसे हैं जहां तेलंगाना से बिजली आती है जी, लक्ष्मीपुरम और उससे लगे। हाँ, छत्तीसगढ़ की बिजली वहां तक नहीं पहुंच पाती है। जैसे इस मामले में कोंटा और अपना बीजापुर का कुछ इलाका भी उसमें शामिल है जी। तो त्रिकोणीय मुकाबला है, आपको क्या लगता है मनीष जी कि वहां पर क्या हालात बनेंगे इस बार? निश्चित रूप से इस बार जो और नतीजे अब जो वोट हो गया है तो नतीजे क्या किस तरफ एज दिखाई दे रहा है या वहां पर किन मुद्दों पर हुआ, खेल कहाँ हुआ आखिर लगता है? देखिए, कोंटा की जो भौगोलिक स्थिति है वो अपने आप में थोड़ी सी अलग है और इस बार प्रत्याशी भी हाई प्रोफाइल है जी। चुनाव के पहले के हालात वहाँ के कुछ अलग दिख रहे थे, लोग बता कुछ रहे थे, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक पहुंचा उसके बाद ये हालात एकदम बदले हुए दिखाई दिए। अंदरूनी इलाकों में मतलब उस इलाके के जो दिग्गज नेता हैं उनको भगाने के भी कई दृश्य दिखाई दिए। कई अंदरूनी उन इलाकों में सिलगेर जैसे इलाके में जहां पर इतने दिनों तक आंदोलन चला वहां मात्र 54 वोट पड़े। ये अपने आप में मतलब एक 56 वोट पड़े कितने? हाँ, 54 जी। तो ये जो हालात हैं कहीं ना कहीं अच्छा, इन लोगों ने बहिष्कार किया था सिलगेर के लोगों ने क्या चुनाव का? ये तो क्योंकि कह रहे थे वोट नहीं डालेंगे करके ये लोग। तो नहीं, देखिए, नक्सल बेल्ट में हमेशा नक्सली चुनाव का बहिष्कार करते हैं क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी डेमोक्रेसी नहीं, जो लोग विरोध कर रहे थे, देखिए वो शुरू से देखिए मूलवासी बचाओ मंच से, जो मूलवासी बचाओ मंच है या मतलब जो दूसरे संगठन है उन इलाकों में उनका विरोध निश्चित रूप से था और कहीं ना कहीं सरकार के प्रति विरोध जताने के लिए उन्होंने मतलब चुनाव बहिष्कार की बात कही थी। बावजूद उसके कि बाद में फिर जिन लोगों ने उनको समर्थन दिया, उनके मुद्दों को समर्थन दिया, तो कहीं ना कहीं ये चीजें जब आ रही हैं तो ऐसा महसूस किया गया कि यहाँ पर बम्पर मेजॉरिटी होगी। लोकतंत्र में जिस प्रकार हम देखते हैं लोग मतदान करके अपना विरोध जताते हैं, बिल्कुल, लेकिन दक्षिण बस्तर के इन इलाकों में जिस प्रकार के हालात हैं उन हालात के विपरीत अगर मतदान हो तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि बदलाव का संकेत है। वहां पर हालात भी बदल रहे हैं, लोग भी बदल रहे हैं और वहां जो मतदान का प्रतिशत भी ये बता रहा है कि बदलाव की बयार यहाँ पर है। अच्छा, तो ट्रायंगुलर फाइट है। ट्रायंगुलर फाइट में मनीष कुंजाम को मिले हुए मत तय करेंगे कि वहां पर कवासी लखमा जीतेंगे या स्वयं मूका की जीत होगी। अच्छा, कवासी या मनीष कुंजाम निकाल के ले जाए। जी। अच्छा, मुझे लगता है कि ये जो चर्चा चल रही थी कि जब मनीष कुंजाम काफी तेजी से वो कैंपेन कर रहे थे अपना, काफी इन दोनों नेताओं के बीच में बड़ा आपसी संवाद भी काफी तीखा रहा चुनाव प्रचार के दौरान, चुनाव के पहले। और ये परस्पर लंबे समय से विरोधी भी हैं, आपस में बड़ा खुला विरोध एक दूसरे का करते हैं और धुर विरोधी माने जाते हैं दोनों एक दूसरे के। और ऐसे में मनीष कुंजाम का जनाधार उन इलाकों में है जहाँ एक तरह से थोड़ा नक्सल प्रभाव कम हुआ है, वोटिंग होने की उम्मीद थी और इस बार लग रहा था वहाँ का यूथ या वहाँ का गाँव का आदमी वोट करेगा। लगता है मनीष कुंजाम अपना 20-25 हजार के अंदर का जो वोट उनका है, जो इस सीटों पर लगभग तीनों को मिलता है, उसके आसपास से आगे जा पाएंगे, बढ़त बना पाएंगे लगता है, क्योंकि 56 वोट सिलगेर में पड़ रहा है तो फिर तो मतलब ये हुआ कि वोटिंग हुई नहीं। देखिए, मेरा अपना अध्ययन तो ये कहता है कि कोंटा सीट जो है वो कांग्रेस इसको अपनी परंपरागत सीट मानती रही है और इस बार भी मान रही है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि तीनों पार्टियों को वोट कैडर जो है वो लगभग इक्वल दिखता है।
जिसमें हमेशा बाजी मारते रहे हैं। पिछले 5 चुनावों से ये 6वां चुनाव है कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा जी का, जो छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री हैं। तो पूरे विगत 5 चुनाव की अगर हम बात करें तो 2003 में ही उनकी बहुत हैंडसम विक्ट्री रही है, लगभग 17,000 मतों से। उसके पश्चात आज तक त्रिकोणीय मुकाबले पे वो बहुत 2,500, 3,000, 500, 200, 300 इसी अंतर से चुनाव जीतते रहे हैं। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि मामला उलझा हुआ है। लेकिन दिलचस्प बात मैं बताऊं कोंटा सीट को लेकर के, अभी तक जो ये देखने में आया है, कोंटा सीट में कम्युनिस्ट 2 बार विधायक रह चुके हैं, मनीष कुल्ला। उसके बाद कवासी लखमा लगातार बहुमत जीत रहे हैं। कोंटा विधानसभा में जब भारतीय जनता पार्टी ने कोंटा ब्लॉक से प्रत्याशी खड़ा किया है, बहुत मार्जिनल विक्ट्री हुई है। जब पदम नंदा हो जी पल्ली कोंटा ब्लॉक से आता है, वो 2 बार लगभग फाइट की, 2-3 बार बहुत करीबी था, बहुत करीबी मुकाबला रहा है। और उस मुकाबले के आंकड़ों को भी अगर देखें ना तो कम्युनिस्ट जो है एक निर्णायक भूमिका में रही है कि कम्युनिस्ट को जो वोट मिले हैं उन वोटों के कारण हार जीत का अंतर जो है वो सीमित हुआ है। दूसरी बात, ये इलाका जो है देखिए, आमतौर पर पहली बार कवासी लखमा मंत्री बने, इसके पहले हमेशा विधायक रहे। वो मंत्री बनने के बाद लोगों की अपेक्षाएं उनसे बढ़ गई और लखमा जी अपेक्षाएं बढ़ गई, क्षेत्र की अपेक्षाएं बढ़ गई, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई, पर लखमा जी का एटीट्यूड नहीं होता। लखमा जी ने उस इलाके में जिस प्रकार से डेवलपमेंट को लेकर के बहुत ज्यादा चीजें दिखाई नहीं दे रही है। और इस बार आप चुनाव प्रचार का अगर आप देखेंगे तो युवाओं ने जिस प्रकार के हालात पैदा किए अंदरूनी इलाकों में, चाहे मतलब इनके खिलाफ हो, कहीं ना कहीं जो कमान है वो युवाओं के हाथ में रही है। विरोध का परचम युवाओं ने लहराया है और ये युवाओं का जो विरोध है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है निर्णायक जी, क्योंकि 2 युवाओं की मौत का भी फर्जी मुठभेड़ का चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा मामला आ गया। उसके चक्कर में सर्व आदिवासी समाज की तरफ से भी बड़ी नाराजगी का माहौल बना था उस सीट पर। क्या ये फैक्टर भी काम करेगा लगता है? ऐसे फैक्टर हैं या और कोई फैक्टर रहे इस चुनाव में से जो बड़ा निर्णायक परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं? मानना तो वही है कि मैं परंपरागत आधार पर जिस प्रकार से कांग्रेस को वोटिंग होती रही है इस सीट पर कोंटा पर जी, मैं आज भी उसी तर्क और उसी आधार पे बात करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोंटा विधानसभा सीट में जो सड़क पट्टी है, सड़क पट्टी के लोग बहुत स्ट्रेटेजिकली वोट करते हैं। स्ट्रेटेजिकली मतलब? स्ट्रेटेजिकली यानी वो लोग आमतौर पर कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ से पिछड़ती है, जैसे तोंगपाल हो गया, छिंदगढ़ हो गया, सुकमा हो गया, कोंटा हो गया या दोरनापाल। सड़क पट्टी की ये 5 प्रमुख स्थान है जिसमें एक नगर पालिका परिषद है, जिला मुख्यालय कोंटा सुकमा, इसके अलावा कोंटा दोरनापाल जैसे नगर पंचायत हैं। तो स्ट्रेटेजिकली इनको जब ये लगता है कि सीपीआई जीत सकती है तो यहाँ का जो बीजेपी का वोटर होता है वो भी कांग्रेस में शिफ्ट करता है। और प्रत्याशियों का मैं मनीष जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि चूंकि कवासी लखमा पहली बार मंत्री बने उनसे अपेक्षाएं बढ़ गई, लेकिन अपेक्षा बढ़ने का तात्पर्य यह नहीं किसी भी सीट पर लिया जा सकता कि वहां अंदरूनी इलाकों में भी जहां पर आज तक बिजली पानी की समस्याएं रही हो वहां लोग मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की भी मांग करने लग जाए। नहीं, इसमें एक चीज और ऐड करूंगा। चल जो अभी युवाओं की जो बात आ रही है कि इसमें नौकरी जो है एक बड़ा फैक्टर रहा। आमतौर पर अंदरूनी इलाकों में जो मुद्दे आए हैं वहां के युवाओं को या तो किन्हों ने बताया है कि भाई यहाँ पर 1,500 नौकरियां निकली, उसमें से 2 लोगों को अपने सुकमा जिले की मिली, बाकी सब बाहर के लोग आ गए। तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मतलब आज अंदरूनी इलाकों में लोगों की जागरूकता बढ़ी, कहीं ना कहीं हमको जागरूकता बढ़ी, रोजगार मिले,
जी। तो वो जो टीचरशिप की नौकरी, क्लर्क की नौकरी जो है, इसके कारण कहीं ना कहीं आक्रोश युवाओं में पनपा, जी। और इस आक्रोश की परिणति जो है ना विधानसभा के कई ग्रामीण अंचलों में दिखाई दी, जहां पर लोगों ने बहुत पुरजोर विरोध किया, यहां तक कि नेताओं को भागना भी पड़ा। जी। अच्छा, जो वीडियोस आ रहे थे काफी, कई जगह से मैं देख रहा था कि लखमा जी को भी लेकर के लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे थे, उसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ। हाँ। अच्छा, ये बीच में ये भी हुआ था कि नाराज लोग आदिवासी, इन्होंने पहली बार मैं देखा कि इतना व्यापक तरीके से कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव कर दिया, और वो इसी मुद्दे को लेकर वो लोग दाखिल हुए थे कि आदिवासियों को, स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं दी जा रही है, और उसमें बड़ा सीधे तौर पे अधिकारियों के नाम भी थे वहाँ के कि उन लोग मिल करके निरंतर वहाँ पर गड़बड़ियां कर रहे हैं, पर उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुआ, मैनेज हो गया ये मामला लगता है। उसमें देखिए दो चीजें आई। एक तो उस समय उनमें जो आदिवासियों का समूह जो आया था, उनकी नाराजगी सीधे तौर पर वहां के तत्कालीन कलेक्टर पर थी कि कलेक्टर जो है आज जनता को ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर लोग मिलना भी चाह रहे हैं तो लोग उनसे मिल नहीं पा रहे हैं। कलेक्टर अगर आम जनता के लिए सहज सुलभ नहीं होगा, जनप्रतिनिधि उनके लिए सहज सुलभ नहीं होंगे, तो कहां जाएंगे लोग? नहीं, लेकिन ये तो बड़ी रोचक बात है ना कि भाई जनता जाती है विधायक के पास, और विधायक रखता है मामला कलेक्टर के पास, लेकिन जनता जा रही है कलेक्ट्रेट का सीधे इस तरह से तोड़ फोड़ घेराव करके नाराजगी तक, तो ये इसका गणित क्या लगता है? हुआ क्या होगा? मैंने देखा नारायणपुर में भी कमोबेश यही स्थितियां हैं। देखिए क्या होता है, जब सत्ता केंद्रित हो जाती है और रिमोट से संचालित होती है, जी देखिए एग्जीक्यूशन, शासकीय योजनाओं का एग्जीक्यूशन ब्यूरोक्रेसी के द्वारा किया जाना चाहिए और किया जाता है, लेकिन जब ब्यूरोक्रेट रिमोट से चल रहा है, ब्यूरोक्रेट को अगर आपने एक अभय दान दे दिया कि आप हमारे इशारे पे ही वो करोगे, तब आप जाकर के मिलोगे। दंते मतलब जो सुकमा कलेक्टर है, उनके खिलाफ पत्रकारों की भी ये नाराजगी थी कि उनके लिए तय कर दिया गया था कि सब पत्रकारों से आप नहीं मिलोगे, ये पत्रकार हैं उनसे ही मिलोगे, और जिस कलेक्टर के खिलाफ इतनी नाराजगी, उसको आपने उपकृत करके दंतेवाड़ा बिठा दिया। तो क्या पहले भी ये हालात रहे हैं, ऐसी स्थितियां रही? देखिए विरोध ही बताता कि इसी कार्यकाल में ऐसा हुआ, मतलब पहले तो ये चीजें नहीं देखने में। आमतौर पर सुकमा में कई बड़े कलेक्टर रहे हैं जी, जो बहुत लोकप्रिय हुए हैं वहां पर। एलेक्स पॉल मेनन, भले उनका अपहरण हो गया, लेकिन आम जनता के लिए हमेशा सहज सुलभ रहे हैं। हाँ, उपलब्ध रहे, लोग मिलते रहे। और अगर इस प्रकार से ब्यूरोक्रेट एरोगेंट हो जाएगा, पब्लिक की बात नहीं सुनेगा, रिमोट से संचालित होगा, योजनाएं जो है वो किनको देना है वो चिन्हांकित आप अपनी प्रायोरिटी से करोगे, तो दिक्कत, तो इसका असर इस चुनाव पर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। देखिए जनता सबसे बड़ी आपकी पैरोकार है, और डेमोक्रेसी में चाहे जनप्रतिनिधि कहीं से भी आए, जनता के द्वारा निर्वाचित होकर के आता है जी। ब्यूरोक्रेट अगर जनप्रतिनिधि को चलाएगा या जनप्रतिनिधि ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से लोगों को नियंत्रित करने का जब कोशिश करेगा, ये चीजें एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया लोगों की आएगी और उसका विरोध होगा। और सुकमा जैसा इलाका जो कि नक्सल बेल्ट है, जहां पर जो जनवादी चीजें आ रही हैं, कम्युनिस्ट का एक बड़ा कैडर है वहां पर, तो निश्चित रूप से लोगों में ये जागरूकता तो है कि हमारे अधिकार क्या है और हमको किस प्रकार से ट्रीट किया जा रहा है। संतोष जी, बस एक आखिरी चीज और, मैं देख रहा था कि बहुत सारे वीडियो भी वायरल हुए कि धर्मांतरण को लेकर जो भी बात चला उसमें से कोंटा भी शामिल था, वहां भी कुछ घटनाएं हुई, और इस बार वहां पर सर्ववादी दल, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष से मेरी हाल ही के दिनों में मुलाकात हुई, तो वो बड़े इत्मीनान से बता रहे थे इन सारी चीजों को कि वहां हम बहुत ज्यादा वोट काटने वाले हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि हम कांग्रेस के वोट काट रहे हैं। तो क्या ये भी फैक्टर वहां पर रहेगा, यहाँ जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं सर्ववादी दल आदि दल से? अच्छा, यहाँ छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है, और ये बात चल रही थी कि जो अरविंद नेताम है, जो कांग्रेस से अलग होकर के उन्होंने अपना एक हमर राज पार्टी बनाई है, ये मनीष कुंजाम को समर्थन करे। क्या ये सारे फैक्टर हैं यहाँ पर प्रभावी स्तर पर है? क्या रिपोर्ट आ रही है? कोटा सीट में निश्चित रूप से एक डेमोग्राफिक प्रोफाइल में परिवर्तन की बात पिछले कुछ साल में तो हुई है, जिसका अल्टीमेट ठीकरा जो है वो श्री कवासी लखमा जी पे ही फोड़ा जाता है। चूंकि पिछले 5 टर्म से लगातार वो विधायक हैं,
और यह बात हमको बिल्कुल याद रखना चाहिए कि अगर भाजपा के स्टार प्रचारकों में योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें, हाँ, तो योगी आदित्यनाथ सभा किस उनकी विचारधारा कराए, को प्रतिनिधित्व करते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। और योगी आदित्यनाथ की सभा और बहुत सुकमा में रखी गई, स्वस्फूर्त भीड़ आई, ऐसा भी सुन रहा था मैं, भले जितनी तो, भी आई हो। तो हाँ। योगी आदित्यनाथ की सभा सुकमा में रखने का वजह ये है कि दोरनापाल में अभी इसी कार्यकाल के दौरान ही एक मंदिर तोड़ने का मामला आया था, दोरनापाल में ही। सुकमा में भी इसी प्रकार का कुछ सांप्रदायिक विवाद पैदा हुआ था। तो इस वजह से योगी आदित्यनाथ जी का जो कार्यक्रम है वो वहां रखा गया था। और मेरे को ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से ये मसले जो हैं, ये मसले फंसाने वाले तो हैं लखमा जी को, लेकिन अंततोगत्वा वो चाणक्य ही है, इसलिए निकल जाएंगे इन सब चीजों से। क्योंकि चांदी के सिक्के और चांदी काटने वाली बात भी आप लोगों ने बताई है, तो इसलिए हमने ये नहीं बताया किसने बांटा किसने किया करके, लेकिन आप तो निर्वाचन आयोग की नाराजगी बोलने बांटेंगे ऐसा। तो कमोबेश वही था कि चांदी का सिक्का बटा है, हाँ। और चांदी का सिक्का अगर कोंटा सीट पर बट रहा है तो निश्चित रूप से कोंटा सीट पर वही पटवा सकते हैं जिनके पास चांदी ही चांदी है, जो चांदी काट रहा है, जो चांदी काट रहे हैं। और चांदी काटने की बात तो उन्हीं के साथ जुड़ी रही है। चांदी की बात आई ना, तो मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा। तोंगपाल जो है, तोंगपाल का जो बेल्ट, कुन्ना, डब्बा, तोंगपाल, हाँ, सेंसिटिव एरिया है, टीम का इलाका है। अच्छा जी। यहाँ पर तस्करी काफी हुई है, और यहाँ पर जो टीम निकलती थी उसको लोग चांदी बोल करके ही तस्करी करते थे, उसमें चांदी का बहुत पुराने समय से जुड़ा हुआ है, मतलब चांदी 2-3 दशक पुराना मामला जरूर हाँ, है। हाँ। हालांकि अभी भी थोड़ी थोड़ी चल रही है, जी। लेकिन मतलब चांदी से जो है ये दोनों को हाँ, आप जोड़ सकते हैं। जी जी। नक्सल इस बार असर नहीं डाले इस सीट पर, लगता है कुछ ऐसा। हाँ, वैसा तो कोई वोट प्रभाव नहीं वोट परसेंट तो उतना ही है। देखिए, नक्सली हमेशा ही बल्कि बढ़ गया है वोट विधानसभा परसेंट इस का बार। जब चुनाव होता है तो वो ये घोषणा करते हैं बहिष्कार कि हमें लोकतंत्र प्रणाली का बहिष्कार करना है। पर्चा भी जारी होते हैं, विभिन्न प्रवक्ताओं के द्वारा भी जारी किए जाते हैं, लेकिन कोंटा सीट पर 63% का मतदान होना ये बताता है कि लोगों में उत्साह तो है। अब उत्साह वो किस चीज को लेकर के है, रोटी पलटने को लेकर है या रोटी यथावत रखने को लेकर है, ये तो 3 तारीख को बताएगा परिणाम। जी जी जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जैसे 3 प्रत्याशी मैदान पर हैं, हाँ, प्रमुख मुकाबला है जिनके बीच, मुकाबला इन्हीं के बीच। स्वयं कुल का 8 जैसे लोग हैं जी, भाजपा से हैं, कुल 8 लोग कुल हैं। 8 लोगों में स्वयं का जैसे भाजपा से हाँ, हैं, मनीष पुंजाम सीपीआई से है और कवासी लखमा कांग्रेस से। तो मुझे ऐसा लगता है इन प्रत्याशियों का व्यक्तिगत व्यवहार, संबंध, इमेज भी काफी कुछ प्रभावी रहेगा। जी। स्वयं मुक्का के मामले में मैंने भी यही सुना कि वो बड़ा पहली बार ऐसा हुआ कि लखमा की तरह सुलभ और विनम्र व्यक्ति लोगों के सामने मिला, जो भाजपा में वहां पर उस तरह का जनसंपर्क और किसी का नहीं था। हालांकि भाजपा की वहां फुट भी लंबे समय से चर्चित रही है, जिसको मैनेज करने में लखमा जी माहिर माने जाते रहे हैं, और काफी कम मार्जिन के बावजूद भी जो है वो इस बार भी यही दावा कर रहे हैं कि वो हर हाल में, हर परिस्थिति में जीतेंगे। और मुझे लगता है कि ये रिकॉर्ड भी वो बनाने जा रहे होंगे। मुझे लगता है कि बस्तर से लगातार 6वीं बार विधायक बनने वाले कोई पुराने आदिवासी नेताओं में से कोई नहीं है। क्या लगता है? 6वीं बार का कोई रिकॉर्ड बना ले, पहला रिकॉर्ड होगा, वो इतिहास बनाने। चलिए, इंतजार करना पड़ेगा क्या होता है। तो स्वयं मुक्का का मामला है। स्वयं मुक्का देखिए दोरला जनजाति का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी बहुत सीमित आबादी है। दूसरी बात ये है कि वो विरासत से राजनीतिज्ञ हैं। हाँ, उनके पिता 2 बार विधायक रह चुके हैं कोंटा विधानसभा से। हाँ। तो इसलिए जो तीनों प्रमुख दावेदार हैं वो किसी न किसी रूप में राजनीतिक इतिहास लेके आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो हो गई कोंटा की बात, और आप समझ गए होंगे कि हमेशा की तरह कोंटा सीट इस बार भी फंसी हुई दिखाई दे रही है। अब दंतेवाड़ा की तरफ चलते हैं। बड़ा चर्चित रहा, पहले कोंटा और बीजापुर दंतेवाड़ा का ही हिस्सा था, और एक समय जो स्वर्गीय महेंद्र कर्मा हैं, उनके परिवार का तो यहाँ कांग्रेस में पूरा दबदबा है। उनकी जो पत्नी देवती कर्मा विधायक रही, इस बार उन्होंने बेटे के लिए सहमति दी है। ये सहमति दी है या बेटे ने
एक तरह से लगातार जो नाराजगी थी उसकी वजह से मिल गई है। सबसे पहले तो ये बताइए आपको क्या लगता है। मैंने जो सुना है कि वो बहुत बार बार विरोध कर रहे थे, आखिर में माने कहा ठीक है तुम ही लड़ लो। देखिए, एक दौर आता है कि पीढ़ीगत जो है वो हमको सत्ता सौंपनी पड़ती है, विरासत सौंपनी पड़ती है। नहीं तो उनकी पीढ़ी में दावेदार भी तो ज्यादा हैं। हाँ, तो दावेदार में किसी न किसी को चयन करना पड़ेगा आपको। तो अब तुलिका कर्मा अध्यक्ष हैं, है ना, वो बड़ा सक्रिय रही, उनकी सुलोचना है, और दो और मैं सुनता हूँ बंटी कर्मा तो अब रहे नहीं जी। तो उस बीच में छविंद ने कैसे बाजी मारी? नहीं, देखिए, छविंद के साथ अपना एक अनुभव है, और छविंद की जो दबंगता है वो काफी हद तक चर्चित भी है जी। और ये आप थोड़ा स्पष्ट कीजिए दबंगता। नहीं, जब भाई दक्षिण बस्तर आदिवासी क्षेत्र में दबंग राजनीति भी है, ये भी लोग सोचे हैं, मालूम तो चले लोगों को। देखिए, दबंगता का आशय ये है कि उनके साथ कुछ पुराने ऐसे वाकये जो है वो जुड़े हुए हैं जो उनकी निजी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। मुझे नहीं लगता कि उसका जिक्र करना चाहिए जी। लेकिन स्वभावगत भी अगर देखेंगे तो वो पहले से जब महन कर्मा जी थे तब भी वो अपने आप को पिता की विरासत को संभालने वाला प्रबल दावेदार उन्होंने अपने आप को घोषित कर रखा। उत्तराधिकारी थे वो, उत्तराधिकारी जो है वो अपने आप को घोषित कर रखा था। जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और जिस प्रकार से उनकी वर्किंग है, जिस प्रकार से उनका आभा मंडल है और जो उनका सक्रियता है, तो मुझे लगता है एक मुख्य रूप से दावेदार थे। अब ठीक है, इसका परिणाम क्या होगा ये देखने वाली बात है। तो परिवार के भीतर की कोई बात ऐसी रोचक नहीं, सहमति बनने, जहां पर 4 दावेदार हैं तो निश्चित रूप से खटपट होगी। दावेदारों में भी नहीं, सहमति कैसे बनी? सहमति देखिए, जो चर्चा ये सुनने में आ रहा है कि भाई सभी लोगों ने दावा किया, पर कहीं ना कहीं इस जो कार्यकाल में देवती कर्मा जी वहां पर विधायक रही हैं और वो बहुत विदुषी महिला है। आमतौर पर उनका जो व्यवहार है वो काफी अच्छा है, महिलाओं के बीच में भी उनकी सक्रियता अच्छी है। तो अब जब ये बातें चली, दावेदार भी परिवार से कई लोग उठ कर के आए और लगातार ये दबाव भी बढ़ने लगा कि भाई अब आपकी उम्र भी हो गई है तो कहीं ना कहीं आप अपनी विरासत जो है ना अपने परिवार में आप सौंपिए। और जिस तरीके से इस पूरे कार्यकाल में कहीं ना कहीं प्रशासनिक ढंग से उनकी उपेक्षा हुई, उनके परिवार को अंतिम दौर में काफी उपेक्षित किया गया और जिससे वो दुखी भी थी कहीं ना कहीं। तो ऐसा लगा कि कहीं ना अगर हम आपस में टकराए तो परिवार का जो एक ऑरा है वो कहीं प्रभावित ना हो और हमको परिवार में महेंद्र कर्मा की विरासत को आगे बढ़ाना है जी। भारी मन से हो या एक मजबूत सहमति बनी, वही विवाद की बात नहीं रही। उसके बाद जो है इस चुनाव में ऐसा कुछ देखने में भी नहीं आया कि किसी ने खुलकर के विरोध किया हो इस बार। लेकिन यहाँ पर इसमें मैं मनीष जी की बात में एक बात और जोड़ना चाहूंगा, वो ये कि दक्षिण बस्तर की जिन 3 सीटों पर अपन लोग बात करते हैं, कोंटा पे या बीजापुर पे या दंतेवाड़ा पे, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से दंतेवाड़ा सीट में प्रत्याशी कौन होगा, यह बात काफी हद तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा भी तय की गई होगी कांग्रेस के लिए खासकर। इसलिए कि श्री भूपेश बघेल जी जो मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ हैं, उनका कर्मा परिवार के साथ जो निजी संपर्क रहा है वह बहुत अच्छा रहा है जी। और झीरम कांड में 2013 में स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी के शहादत के पश्चात यह संपर्क बना रहा है और कहीं ना कहीं से उनको ऐसा लगता है कि मेरे बोलने मैं इस परिवार का मुखिया हूं। पर जैसा कि मनीष जी बता रहे हैं, मनीष जी की ये कलेक्टर की उपेक्षा, तो आपको लगता है कि इस बात की शिकायत सीएम के पास नहीं हुई होगी? देखिए, दंतेवाड़ा वो मुझे तो ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ का एक, और आप कह रहे हैं कि भूपेश जहाँ पे 2018 अगर हम 19 से मान ले 2019 से 2023 4 साल में 3-4 कलेक्टर बदल चुके हैं। इसलिए हम एकदम से यह बात नहीं कह सकते कि कलेक्टरों के द्वारा कर्मा परिवार की उपेक्षा की गई हो। मैंने एक रोचक बात और सुनी थी जो कि इस संबंध पारिवारिक संबंधों से जुड़ी हुई है कि भूपेश सब जानते हैं कि कर्मा जी से बहुत करीबी रिश्ते थे, हमने तो देखा भी है खुद भी। लेकिन जब एक दमदारी दिखाने की बात थी 2.5 साल के मुख्यमंत्री के मामले को लेकर, जिसमें विधायक दल यहाँ से गया था,
उस दौरान देवती कर्मा की गाड़ी केशकाल में पंचर हो गई और लंबे समय तक मिस्त्री नहीं मिला और इस बात ने खटास डाल दी संबंधों में। क्या आप लोगों ने भी सुना ऐसा कुछ? यह बात काफी कुछ चर्चा में तो है, चर्चा में तो है, और चर्चा में यह बात भी है कि अगर उनकी अपनी व्यक्तिगत गाड़ी खराब हो गई है जी, तो चूंकि बहुत वीवीआईपी परिवार से हैं और बस्तर के अधिकांशतया विधायक और सांसदों को मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शंस होते हैं ना जी। जेड श्रेणी, वाई श्रेणी, एक्स श्रेणी कुछ ना कुछ मिली हुई रहती है और ऑप्शन भी रहते हैं। इनके काफिले में 2, 3, 4 गाड़ियां चलती हैं। हाँ, तो वो दूसरी गाड़ी से भी जा सकती थी। इस प्रकार की चर्चा है जी। कि जब श्री भूपेश बघेल जी को 2.5 साल वाले फार्मूले पर इनकी जरूरत थी तो उस जरूरत की पूर्ति नहीं हो पाई जी। इस बार लेकिन 3% वोट भी बढ़ा है, वापस उस पर देखते हैं अपन। हाँ, दंतेवाड़ा में। हाँ, तो ये क्योंकि लंबे समय तक अगर देखें हैं तो 65% के आसपास का भी बहुत इजाफा नहीं हुआ, जबकि जब सलवा जुडूम वगैरह चला तब भी ये उम्मीद की जा रही थी कि बड़ा एक तरफा नतीजों पे फर्क पड़ा उसमें, क्योंकि सीपीआई यहाँ पर आ गई मैदान में और सीपीआई के आने से समीकरण बदल गया। मनीष कुंजाम उस समय लड़े थे, जुडूम के समय की बात है। तो इसका भी असर पड़ेगा इस बार के? मेरे को ऐसा लगता है कि दक्षिण बस्तर की ये दूसरी सीट है, कोंटा जी, ये दूसरी सीट है दंतेवाड़ा, जहां से सीपीआई के लोग जीतते रहे हैं जी। स्वर्गीय महेंद्र कर्मा स्वयं 1980 में सीपीआई से विधायक बने थे दंतेवाड़ा से। तो सीपीआई का वजूद रहा है यहाँ पर, लेकिन इस चुनाव में जो अभी 2023 में हुआ जी, इसमें सीपीआई से वैसा कोई नोइंग फेस नहीं रहा जो वोट काटने की स्थिति में रहे। इसलिए मुझे लगता है कि दंतेवाड़ा में तो जो मतों का विभाजन है वो कांग्रेस बनाम भाजपा में ही होगा। लेकिन सीपीआई जी भीमसेन मंडावी उतरे, हालांकि उनके पास भी वो सिंबल नहीं है क्योंकि अब राष्ट्रीय दल नहीं होने की वजह से जो परेशानी है सीपीआई। देखिए जैसे तो भीमसेन मंडावी भी युवा और चर्चित हैं जी। जैसे 2008 में मनीष कुंजाम जब इस सीट पर आए तो सलवा जुडूम के खिलाफ एक प्रतिक्रिया के रूप में वो आए और उनके आने का यह परिणाम तो दिखता है कि स्वर्गीय महेंद्र कर्मा तीसरे स्थान पर चले गए थे। उससे पहले अगर हम बात करें 1993 में नंदा राम सोरी जी, वो भी सीपीआई से जीते थे। सीपीआई का एक केडर होने का वजह ये लगता है कि जो बैलाडीला आयरन ओर प्रोजेक्ट की खदानें हैं वो दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और उनका अपना संगठन है, मजदूरों का संगठन काम करता है जो चुनाव के समय अपने मूल पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन करता है। लेकिन वैसा कैंडिडेट होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है जो त्रिकोणी संघर्ष बनाए, और त्रिकोणी संघर्ष की स्थिति नहीं। यहाँ तो मुझे लगता है कि छविंद्र कर्मा बनाम जयतराम अटामी सीधा मुकाबला है, जो हमेशा ही रहा है भाजपा जो हमेशा भाजपा कांग्रेस का जी। दंतेवाड़ा को लेकर के एक और इंटरेस्टिंग जो फैक्ट जो है वो ये है कि दंतेवाड़ा विधानसभा कहीं ना कहीं जो कर्मा परिवार का जो लगाव माननीय मुख्यमंत्री जी के परिवार से रहा है, मुख्यमंत्री जी का सीधा उनका कनेक्शन रहा है, कर्मा जी के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और कहीं ना कहीं इस परिवार के संरक्षण का भी काम मुख्यमंत्री जी ने किया है। लेकिन उनके एक और चहेते हैं कोंटा के विधायक जो मंत्री भी रहे। अभी एक जो बीच में घटनाक्रम हुआ कि उन्होंने जो झीरम कांड पर जो है उन्होंने बयान दे दिया था, बिल्कुल बयान दिया था, नार्को टेस्ट की मांग की थी, नार्को टेस्ट होना चाहिए। तो एक अब ये दुविधाजनक भी स्थिति है कि अगर जीत गए तो फिर नार्को टेस्ट की बात हो। अच्छा और जो है वो कहीं ना कहीं एक जो पेच फंसा हुआ है उसको लेकर के भी दंतेवाड़ा और सुकमा या कोंटा के जो चुनावी समीकरण जो है ना उसमें कुछ अंदरूनी गणित हो सकता है। हुआ है क्या? हुआ है लगता है, चर्चाएं तो हैं, चर्चाएं हैं। अच्छा अब क्या होगा नतीजों से समझ में आया किसका दांव जो है। हाँ, क्योंकि छविंद्र कर्मा ने सीधे कवासी लखमा पे निशाना साधा था। छविंद्र कर्मा ने चुनाव के ठीक पश्चात मतलब नामांकन पत्र दाखिल करने के पश्चात अगर आपको याद हो नरेश जी तो एक बात और कही थी कि सलवा जुडूम पार्ट 2 भी शुरू किया जा सकता है। ये भी और सलवा जुडूम पार्ट 1 का अगर प्रबल विरोधी कोई रहा है तो वो
कवासी लखमा जी रहे हैं, जो पार्ट 1 के समय तो जीवित थे महेंद्र कर्मा जी। तो महेंद्र कर्मा जी बीजापुर जिले से सलवा जुलूम प्रारंभ हुआ, दंतेवाड़ा जिला में दंतेवाड़ा में कुछ विस्तार किया, लेकिन सुकमा जिले में वैसा उसको प्रबल समर्थन नहीं मिल पाया था जैसा कि मिलना चाहिए था। लेकिन उसका प्रभाव बहुत पड़ा, बहुत ज्यादा, बहुत बीजापुर से ज्यादा प्रभाव सुकमा में था जी। पर कोंटा विधानसभा जी जो है लखमा जी ने उसको बहुत ज्यादा वेट नहीं दिया और बाद में उन्होंने इसका विरोध भी किया। और आज भी जब स्वयं का जो बीजेपी प्रत्याशी की जब बात आती है तो कांग्रेस परोक्ष रूप से आरोप भी लगाती है कि ये सलवा जुलूम के नेता रहे हैं और ऐसी स्थितियों में इनको इनकी भूमिका जो है उस पूरे कार्यकाल के दौरान जो कुछ हुआ उसमें उनकी भी भूमिका है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये शविंद्र कर्मा को इस बयान देने की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी? उसका इशारा क्या था? देखिए मुझे ऐसा लगता है या वो अपने पिता की तरह अपने आप को अपना कद बढ़ाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, या वो कवासी लखमा या उन सीटों पर अपना प्रभाव बताना चाहते हैं? इस बयान का दो मतलब निकाला जा रहा है। एक मतलब तो ये कि सलवा जुलूम पार्ट 2 शुरू करने की बात कहते ही जी वह एक वर्ग विशेष का मत अपने पक्ष में ले सकते हैं। और चूंकि आप शुरू में वो बात मनीष जी से पूछे थे इसलिए मैं बता रहा हूं कि तेवर में, बात व्यवहार में, बोलने में, दिखने में तो महेंद्र कर्मा की कॉपी ही लगते हैं छविंद्र कर्मा। तो चूंकि महेंद्र कर्मा ने सलवा जुलूम प्रारंभ किया था इसलिए सलवा जुलूम पार्ट 2 शुरू किया जा सकता है। यह बात कहने के पीछे मुझे यही मकसद लगता है। और दूसरी बात है, जो किसी भी कांग्रेस के नेता से या भाजपा के नेता से या आम पॉलिटिकल लोगों से अगर हम सार्वजनिक मंच पर बात करें तो वो इस बात को प्रबल होकर नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से लखमा परिवार वर्सेस कर्मा परिवार, दक्षिण बस्तर में सुप्रीमो कौन, इसकी लड़ाई पे तो है, वहां पर है इसकी लड़ाई दिखती है इनके अपने बयानों से, इनके अपने कृत्यों से और उन क्षेत्रों में घुसपैठ से। तो इसका असर चुनाव पे भी हो सकता है। इसका असर चुनाव पर निश्चित रूप से आ सकता है, ऐसा लगता है। जयतराम भी मुझे लगता है सलवा जुलूम से हैं, उनको भी माओवादियों द्वारा कभी वो अपना क्षेत्र छोड़ना पड़ा है। कैसे कैंडिडेट हैं और ये क्या दे पाएंगे टक्कर? क्योंकि बहुत उत्साह नहीं, मैं देखा ओजस्वी मंडावी की बेटी ने अपनी माता की तरफ से एक तरह से बयान दिया, हालांकि वो बाद में साथ में घूमती दिखाई भी नहीं तस्वीरों में। कितना असर डालेंगे ये? देखिए जयतराम अटावी का जो चयन है मुझे लगता है कि बीजेपी ने संघ के कहने से किया है। दरअसल वहाँ जो दक्षिण बस्तर में दंतेवाड़ा जिले की जो राजनीति है कहीं न कहीं संघ में वनवासी कल्याण आश्रम का अपना एक बड़ा प्रभाव है। और यही कारण है कि जो दंतेवाड़ा पूरे बस्तर संभाग में अगर आप देखेंगे तो संघ का सबसे सशक्त, सबसे मजबूत केंद्र जो है वो दक्षिण बस्तर का गीदम इलाका है। तो एक तो ये सबसे ज्यादा वोटिंग भी यहाँ होती है और वोटर भी ज्यादा है। हाँ, ब्लॉक काफी अच्छा होता है, अच्छी होती है। दूसरा जो है घुमर मुंडा आश्रम से भी इनका जुड़ाव रहा है। और जिसके कारण जो है वो भीमा मंडावी की पत्नी का टिकट काट करके बीजेपी ने इनको मौका दिया, तरजीह दी है। और उसको लेकर के काफी असंतोष भी रहा है भारतीय जनता पार्टी को। पर बाद में मान मनोबल के बाद जो है चीजें काफी हद तक सामान्य हुई हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जो वहाँ के हालात हैं उन हालातों में बीजेपी की एकजुटता और सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है मुझे लगता है वो काम कर रहा है। और कहीं ना कहीं उसके कारण फायदा मिलेगा, सशक्त मौजूदगी वहाँ पर दिख रही। एक रोचक चीज और जुड़ी है जो छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी बड़ी प्रभावी है कि अडानी का जो उसको माइनिंग डेवलपमेंट के लिए दिया हुआ था ठेका, वो निरस्त कर दिया गया है, जो अभी हुआ है चुनाव से ठीक पहले। कमोबेश यही पश्चिम बंगाल में हुआ, वहां पे भी अडानी से जुड़ा इंडिया जो इनका गुट बन गया है। तो ऐसा लगता है कि उस एक तरह से ये सोचा समझा है कि उन राज्यों से इनको बाहर करना है। लेकिन इतने दिन तक तो लंबा ड्रामा चल रहा और वहां पर वो आप देखिए आम आदमी पार्टी ने बल्लू भवानी को टिकट दी है। आम आदमी पार्टी की ठीक ठाक उपस्थिति नहीं है वहां पे, लेकिन बल्लू भवानी को दी है। ये वो व्यक्ति है
जो उस आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं में से एक था जिसने खदान नंबर 13 में एक बड़ा आंदोलन किया था, उसमें बड़े नेता भी आए थे। मुझे याद है आखिरी मुलाकात मेरी अजीत जोगी से वहीं हुई थी। नहीं देखिए, जो इसका असर भी पड़े, डिपॉजिट 13 का असर निश्चित रूप से पड़ेगा, और जिस प्रकार से इन्होंने कहा है कि हमने इसको वो कर दिया है जी, मुझे लगता है ये चुनावी स्टंट है, चुनावी उसके तहत है, क्योंकि उसका जो अनुबंध है वो अपने आप में इतना क्रिटिकल है। ज्वाइंट वेंचर है, एनएमडीसी सीएमडीसी दोनों का ज्वाइंट वेंचर है। 51% शेयर एनएमडीसी के हैं, 49% जो है वो सीएमडीसी के हैं। तो वैसे भी लीडिंग जो है उसमें एनएमडीसी है। स्टेट गवर्नमेंट उसका पट्टा नहीं कैंसिल कर सकती, पहली बात। दूसरी बात जो है, इनका अपना अनुबंध है, अनुबंध में बहुत क्लियर कट जो उनकी टर्म्स कंडीशन है, इतनी आसानी से बिना अडानी की सहमति के आप उसको हटा नहीं सकते। तो मुझे लगता है इसको अभी दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखना होगा कि आखिर उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा डिटेलिंग और देखनी होगी जी। तो ये तो खैर आने वाले, हाँ, मैं चुनाव के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा था, मतलब ये चीजें असर पड़ेंगी। बल्लू की उपस्थिति, मुद्दा निश्चित रूप से बनेगा, और बल्लू कितना फायदा ले जाएंगे इसका, बल्लू निश्चित रूप से फायदा ले जाएंगे। देखिए एक और ये वोट किनका काटेंगे अगर मुख्य दावेदार? वोट देखिए, वोट जो है वो कम्युनिस्ट और कांग्रेस दोनों का वोट काटेगा। अच्छा, देखिए उसके पीछे बहुत सीधा सीधा लॉजिक है। बल्लू भवानी की जो मौजूदगी है, आप पार्टी का बहुत अच्छा जनाधार नहीं, लेकिन अंदरूनी तौर पर अंदरूनी इलाकों में आपने जितना होमवर्क किया है, दिल्ली की उनकी टीम आकर के महीनों अंदर उन्होंने होमवर्क किया है, तो अंदर वो अपना छाप छोड़ने में कामयाब रहे हैं। और अंदरूनी इलाकों में कहीं ना कहीं वो आपको नहीं जानते, झाड़ू को जानते हैं। झाड़ू काफी लोकप्रिय है। मुझे लगता है कि इसको लेकर के दोनों भाजपा और कांग्रेस जो परंपरागत राजनीति जो छत्तीसगढ़ में जो लोग कर रहे हैं, सत्ता का मतलब अदला बदली जो लोग करते हैं, उनको आने वाले समय में जनहित के मुद्दों को तरजीह देनी पड़ेगी, नहीं तो फिर आगे दिक्कत होगी जी। जिस तरीके से इनका प्रेजेंस हुआ है। दूसरी बात एक और बता रहा हूँ कि इस पूरे घटनाक्रम में मैं बता रहा हूँ एक प्रशासनिक जो दखलंदाजी है तीनों विधानसभाओं में प्रभावित कर रही है। अच्छा, पहले सुकमा का जो माहौल खराब हुआ प्रशासनिक दखल के चलते, अब वो माहौल दंतेवाड़ा का खराब हुआ है, और बीजापुर में भी कमोबेश वही स्थिति है जिसका शिकार अजय सिंह हुए जी। तो प्रशासनिक कांग्रेस अगर हारती है, देखिए मैं उस पर बोलूंगा कि क्योंकि ईवीएम में कह दे आप, अगर कांग्रेस हारती है तो प्रशासनिक व्यवस्था काफी हद तक जिम्मेदार होगा, और प्रशासनिक व्यवस्था में डीएमएफ का जो खरबूजे का प्रसाद ये बड़ा रोल अदा करेगा, क्योंकि डीएमएफ के घोटाले जो है इस चुनाव की इबारत लिखेंगे, हार जीत का फैसले में बड़ा रोल करेंगे जी। तो अपन अब बीजापुर ले लेते हैं, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया, शायद तो इतना लंबा चर्चा खींच पाना कठिन होगा। यहाँ से महेश गागड़ा तीसरी बार दोनों लोग आमने सामने, विक्रम मंडावी और एक साथ भाजपा। हाँ, भाजपा की में चर्चा चल रहा था पुजारी को मिल जाएगी टिकट, लेकिन फिर डॉक्टर हैं वो, लेकिन फिर बाद में महेश गागड़ा को फिर से मौका मिला है। क्या देखते हैं संतोष जी यहाँ का समीकरण? आप यहाँ का समीकरण दक्षिण बस्तर की 3 सीटों में अगर कांग्रेस सर्वाधिक आश्वस्त किसी सीट पर है तो वो इसी सीट को लेकर है, विक्रम मंडावी बीजापुर से। अभी भी वोट होने के बाद भी, वोट होने के पश्चात भी जी। और उसका कारण ये है कि यहाँ से कहीं ना कहीं कांग्रेस भाजपा प्रत्याशी को अपने लिए एज मानती है। भाजपा प्रत्याशी यानी कि पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा जी, उनकी जगह पर अगर डॉक्टर BR पुजारी, जिन डॉक्टर साहब की अपनी बात कही, अगर डॉक्टर BR पुजारी को टिकट भाजपा देती तो ऐसा लगता है कि वो फर्स्ट टाइमर तो होते, वो काफी कुछ प्रभाव छोड़ जाते। क्योंकि अभी मात्र 2018 तक की ही बात हुई है। 2018 में देखा है गागड़ा जी को क्षेत्र की जनता ने, इसलिए उनका जो नाराजगी है उस सीट पर, वो ऐसा लगता है मुझे कि पूरी तरह से साफ नहीं हुआ। 13 में टिकट उनको नहीं मिला, फिर 18 में टिकट मिला, 2018 में वो चुनाव जीते विक्रम मंडावी। और जैसे कि मनीष जी बात कह रहे थे कि निश्चित रूप से जो एक अजय सिंह का प्रलाप उस बीजापुर सीट पर दिखता है,
वह कितना प्रभावी होगा यह तो 3 तारीख को पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस को एज मिलता हुआ ही इस सीट पर नजर आता है, फिलहाल दिखाई देता है। और इसके आप क्या सोचते हैं इस पर? देखिए, मेरा बहुत स्पष्ट मानना ये है कि देखिए, ये तीनों दक्षिण बस्तर की सीटें नक्सल प्रभावित क्षेत्र की सीटें। आमतौर पर जिस तरीके से अंदरूनी इलाकों में कोटा सीट पर मतदान हुआ जी, उतना मतदान अंदरूनी क्षेत्रों में बीजापुर में नहीं हुआ। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए जो है ये मुझे लगता है कि क्योंकि ग्रामीण अंचल कांग्रेस का अपना पूरा एजेंडा ग्रामीण क्षेत्रों पर रहा, तेंदुपत्ता है, आपका धान की कीमत है, तो अगर ग्रामीण इलाके में अगर मतदान कम होगा, अंदरूनी इलाकों में कम मतदान होगा, तो उसका सीधा इफेक्ट जो है इनको पड़ेगा, क्योंकि उस विधानसभा में सीधा मुकाबला जो है ना भाजपा और कांग्रेस के जी। दूसरा जो है निश्चित रूप से विक्रम मंडावी जो है पूरे 5 साल रहे हैं, वो अपनी ही विधानसभा में सक्रिय के नाम से बड़ा चर्चित है, बहुत चर्चित। हाँ, यही बात सारी जनसंपर्क बोलते हैं उनका, बड़ा प्लस पॉइंट उनके साथ यही रहा जनसंपर्क उनका, कि वो विधानसभा के कोने कोने में दिखाई देते हाँ, है ना। लेकिन उस दौरान में उस पूरे विधानसभा में करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, जिस पर लगाम नहीं लगा पाए, नहीं प्राप्त किया, और बिल्कुल कहीं ना कहीं नुकसान की बात होगी। और अजय सिंह भी इसी मुद्दे पे, अजय सिंह का भी भ्रष्टाचार को लेकर के ही अजय सिंह ने जितनी फेसबुक लाइव की है, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया सारे उसमें खुल करके भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, लेकिन विरोध में कांग्रेस ने उसकी ना तो प्रॉपर काट की है और ना उसको लेकर के प्रशासन ने भी जांच करने की जहमत नहीं उठाई। और ये जो पूरा भ्रष्टाचार का जो पूरा मामला आया है, पूरा डीएमएफ पर आता है। तो ये केवल आरोप लगाते रहे हैं कि आपको लग, क्योंकि एक मामला तो मैं जानता हूं जो मुझे ऑथेंटिक लगता है तथ्यात्मक तौर पे, आपको क्या लगता है जो आरोपी रहे कि ऑथेंटिक मामले रहे ज्यादातर? भ्रष्टाचार तो पूरे बस्तर में बहुत बड़ा मुद्दा है, भयंकर करप्शन। तो ये पहली बार होगा कि बस्तर में भ्रष्टाचार मुद्दा होगा, क्योंकि भाई बीजेपी के समय में भी कई मुद्दे उठे जरूर थे, हम ही लोग लिखते पढ़ते रहे खबरों। दो चीजें हैं, अगर आप किसी पर आरोप लगा रहे हैं, किसी मामले को उठा रहे हैं, तो आमतौर पर लोगों का ऐसा मानना है, जो मतदाता या जो जनता है वो ये मानती है कि कम से कम उसकी जांच करके उसका विधिवत जो है खुलासा करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात, मैं फिर प्रशासनिक बात करूंगा कि प्रशासन इस पर मौन रह करके कांग्रेस का भला नहीं किया है, कांग्रेस का नुकसान ही किया है, क्योंकि इससे जुड़ी किंवदंतियां अगर सामने नहीं आएंगी, उसका खुलासा नहीं होगा, तो पब्लिक में जो है बहुत अच्छा असर नहीं जाएगा, और ये जो है बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। यहाँ पर मनीष जी की बात में एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि बस्तर में यद्यपि करप्शन एक विषय रहा है, लेकिन आरोप लगाने वाले और आरोपित जी, ये फिर से बात वही खरबूजा के हिस्से को काटने पे आती है जी, कि जिसे हिस्सा मिला वो तो मौनी बाबा बने रहे, जिन्हें हिस्सा नहीं मिला वो मुखर होते रहे। तो जनता अब इसको किस रूप में लेती है जी, यह आगामी 3 तारीख को पता चलेगा, क्योंकि जनता भी अगर सिक्का ले रही है तो जनता अगर बकरा भात खा रही है, जनता अगर कहीं ना कहीं से लाभ ले रही है, तो जनता निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को पोषित करने थोड़ा बहुत पचा रही है, मुझे ऐसा लगता दिखता है। कमजोर मतलब वो मुद्दा उतना बनता नहीं है, उसी कारण मैं मैदानी क्षेत्र से पहाड़ी क्षेत्रों तक में देखता हूँ जी कि सबको अपना अपना हिस्सा मिलना चाहिए। किस रूप में मिलता है, कैसे मिलता है, ये मायने नहीं रखता, और जिसको मिलता है वो ईमानदार होता है, जिसको नहीं मिलता है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोलता है। जी, मुझे लगता है जो महेश गागड़ा जी हैं ये सक्रिय रहे, लेकिन अब जो वोटिंग ट्रेंड आया है, क्योंकि भोपालपट्टनम, बहरमगढ़, बीजापुर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, भोपालपट्टनम में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है, और इस बार खास बात ये रिपोर्ट आ रही है वहाँ से कि जो बीजेपी समर्थित बूथ हैं वहाँ बेहतर प्रबंधन किया है बीजेपी ने। मैं दोनों की रिपोर्ट देख रहा था कैसा कैसा करके, तो ये सीट तो मुझे पहले जैसा लग रही थी एक तरफा, जितना व्यापक जनसंपर्क, सर्व सुलभता विक्रम मंडावी की रही कांग्रेस प्रत्याशी की, उसके मुकाबले महेश ने वहाँ बहुत जल्दी, जिसकी उम्मीद नहीं थी, एक कांटे का मुकाबला तय किया है, ये मुझे लगता है। आप लोग आखिरी ओपिनियन इस पर छोटे दे दीजिए। ये सीट भी मैं मान रहा हूँ एक तरफा नहीं जा रही, जो पहले लग रहा था एक तरफा है। देखिए, आखिरी में वातावरण बदला है,
निश्चित रूप से पहले एज विक्रम मंडावी को थी, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से परिस्थितियां बदली और जिस प्रकार से प्रचार बदला, देखिए महेश गागड़ा निश्चित रूप से उनके खिलाफ ये आरोप जरूर रहा है कि वो क्षेत्र में रहते नहीं है और क्षेत्र में उनका, लेकिन उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई बड़ा पुख्ता आरोप जो है वो नहीं आया, जिसकी वजह से इस चुनाव में उन्होंने पिछली गलतियों को लेकर के कुछ लोगों से माफी भी मांगी कि मैं सुलझ नहीं रहा, अब गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी। वहीं पर जिस प्रकार के आरोप यहाँ पर लगे, मुझे लगता है कांग्रेस की रणनीति में कहीं ना कहीं चूक हुई, ताकि अपनी बात जो है वो जनता तक बहुत सीधे तौर पर नहीं पहुंचा पाए। आपसी फूड भी एक फैक्टर रहा, मैं सुनता हूँ वहाँ पर। एक नक्सल नेता भोपालपट्टनम इलाके में नागेश की मौत हुई, उससे भी बीजेपी का दावा है कि हमें बड़ा फायदा मिल रहा है। मैं नहीं अंदाज लगा रहा हूँ कि उसको कैसे वो लोग मैनेज किए होंगे वहाँ पे, लेकिन शायद जो डर का माहौल था, क्योंकि पिछले चुनाव में के बाद से मैं देख रहा हूँ कई भाजपा नेताओं की हत्या हुई, तो जो नक्सल प्रभाव का चुनाव पर सीधा असर है वो सबसे ज्यादा इस सीट पर दिखाई दिया, मुझे ऐसा लगता है। और ये जो है इसने भाजपा को ज्यादा बेहतर मौका दिया। वो नतीजे बदल पाएंगी कि नहीं ये नहीं कह सकते, लेकिन इस लिहाज से कांग्रेस का जितना अंदरूनी इलाकों तक पहुंच थी, उसके कार्यकर्ता मौजूद थे, लगभग भाजपा ने आखिरी में भी उसको मेंटेन करने की कोशिश की। मनीष जी की एक बात में मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा, वो ये कि ये बात तो सही है, 100% हम जगदलपुर संभाग मुख्यालय में बैठे, यहाँ भी हमको दिखती है कि छत्तीसगढ़ शासन के या कांग्रेस सरकार की जिन योजनाओं का प्रचार प्रसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करते हैं, ऐसा मुखर ध्वनि हमें बहुत कम सुनाई देता है। अंदरूनी एरिया में जितना चले जाए उतना हमको कम। मोटे तौर पे ये लगता है कि सीएम साहब को अगर मुख्यमंत्री बनना है तो वही हमारी सीट जीता ले जाएंगे, जो बस्तर के लोगों की पहली मानसिकता रही है जी। लेकिन इस बार अंतिम कमेंट के रूप में मैं यही कहूंगा कि 1993 में आज जैसी ही स्थितियां बस्तर में थी, अविभाजित मध्य प्रदेश के समय में संपूर्ण बस्तर की 12 सीट, संपूर्ण बस्तर में 12 सीट में 5 कांग्रेस, 5 भाजपा और 2 सीपीआई के पास थी, और बस्तर संभाग की इन 12 में से 6 सीटों पर जो जीत हार का अंतर था वो 1000 से कम था। 2 सीटों पर तो दहाई पे ही फैसला हो गया था, चित्रकूट और दंतेवाड़ा में। तो वैसा ही कांटे का मुकाबला दिख तो रहा है जी। एक बात ये, दूसरी बात ये कि यदि कोई अंडर करंट चल रहा होगा धान खरीदी का, किसान ऋण माफी का, या बोनस का, या और वनोपज संग्रहण का, अगर कोई अंडर करंट चल रहा होगा तो परिणाम बहुत एक तरफा भी जा सकते हैं जी। और एक तरफा से आपका इशारा है, एक तरफा से मेरा इशारा है कि कांग्रेस के पक्ष में ही मतदान मत हो सकता है। मत हो जी। आखिरी एक चीज, इन 3 सीटों पर घोषणा पत्र के लिहाज से सबसे बड़ा मुद्दा, 3 आप बिंदुवार बता दीजिए, आप जो भी आपको लगता है प्रभावी रहेगा। भाजपा कांग्रेस ने पर्याप्त दोनों को एक तरह से आदिवासी क्षेत्रों में तो लगभग बराबरी से ऑफर दे दिया है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि घोषणा पत्र का बहुत बड़ा कोई इशू बस्तर में दिखता है, क्योंकि दोनों राजनीतिक दल जो सरकार चलाते हैं वो बस्तर आज भी उनके लिए सेकेंडरी है। राज्य के मुद्दे बस्तर पे थोपे जाते हैं जी, आम मतदाता को प्रभावित अगर आप ये कहेंगे तो निश्चित रूप से धान का एक तो है जिसको दोनों ने वो किया है, दक्षिण बस्तर में असर करेगा, ये थोड़ा मोड़ा कर सकता है। तेंदुपत्ता मुझे लगता है बीजेपी ने जो दाव खेला है कि हम इस बार 5500 में या 5200 में खरीदेंगे। और तीसरा जो महिलाओं को 12,000 रुपए देने का जो, और कांग्रेस ने बाद में 15,000 की जो बात की है, मुझे लगता है ये 3 जो है एक बड़े मुद्दे हैं या बड़ी घोषणाएं हैं जिनको लेकर के कहीं मतदाता कनेक्ट करेगा जी। आप, मुझे ऐसा लगता है कि किसान ऋण माफी नंबर 1 जी, धान खरीदी नंबर 2 जी, और तीसरा विषय मैं लूंगा वनोपज संग्रहण को लेकर के, जिसमें स्वसहायता, महिला स्वसहायता समूहों को बड़े पैमाने पर राशि का ट्रांसफर किया गया है जी। तो ये तीनों ही कैश देने वाली चीजें हैं जिनका एक परिवर्तन मुझे लगता है कि आम जनमानस पर पड़ा है, और इसका असर इस चुनाव के परिणाम पर भी नजर आ सकता है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा में एक अंतर है। कांग्रेस
5 साल पहले दूंगी बोली थी और उसने दिया है। भाजपा ने अभी चाहे भले 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान की बात बोल रही हो, लेकिन इस छत्तीसगढ़ में लोगों ने देखा है कि 2100 रुपए भी नहीं दे पाए हैं जी। पर मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं आपकी जी। बात आप बता रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दक्षिण बस्तर की इन 3 सीटों पर मतदाता इन मुद्दों को ठीक से नहीं समझता। तेंदुपत्ता सालों से मैं जानता हूं कि अंदरूनी इलाकों पे हमारे ही नेता मांग करते हैं कि नहीं भैया नगदी बंटवाओ, और नगदी बंटने के पीछे का खेल दूसरा होता है, गांव तक पहुंचता नहीं नक्सल प्रभावित इलाकों में पैसा। तो वनोपज संग्रहण का कैसे होगा? संभव ही नहीं है। जो सबसे बड़ी वनोपज है वहां पर जब ये खेल हो रहा है तो फिर बाकी चीज की मॉनिटरिंग तो संभव ही नहीं, पहला मुझे लगता है। दूसरा, धान का सीमित रकबा है, तो इस कारण मुझे ऐसा लगता है कि बहुत प्रभावी नहीं होगा। तीसरा, मुझे ये लगता है कि मैंने जो देखा है, अगर जो मुद्दे कनेक्ट करते हैं तो मैं पीछे से अगर जोड़ूं तो एक जमाने में सर्वे करते समय 2013 के ही आसपास की बात होगी, 2008 की बात है। 2008 में मैंने देखा तो उसमें ये बात आई कि गांव वालों ने पहली बार मुझसे कहा, जो मैं कभी नहीं सुना था उससे पहले, कि हमने सरकार का नमक खाया है। हंसी मजाक में कही ये बात। फिर उसके बाद राशन का जो डिलीवरी था चावल का, वो काम किया। तो इस लिहाज से ये जरूर लगता है कि जो डायरेक्ट फंड ट्रांसफर है शायद उसका थोड़ा मोटा असर पड़ेगा, पर मुझे लगता है दक्षिण बस्तर की ये 3 सीटें घोषणा पत्रों के मामले में बिल्कुल अप्रभावी हैं। स्थानीय मुद्दों पर ही चुनाव होगा। एक बात ये मैं मुझे और कहना चाहूंगा नरेश जी, वो ये कि हमको ये भी ध्यान देना चाहिए कि मात्र 1-1 लाख की वोटिंग वाली ये सीटें हैं। बिल्कुल। और 1 लाख की वोटिंग वाली सीटों पर अगर मान लीजिए किसी विधानसभा सीट में मात्र 10,000 किसान भी हैं, तो 10,000 किसान हैं तो 3 गुणित 3 कर दीजिए, क्योंकि उसके परिवार में 3 लोग तो हैं कम से कम जी। तो 10 गुणित 3 30,000 तो ऐसे ही हो गए जी। और रकबा निसंदेह, चूंकि पहाड़ी पठारी क्षेत्र है दक्षिण बस्तर विशेष रूप से, लेकिन लोगों में धान का रकबा बढ़ाने की प्रवृत्ति भी बीते वर्षों में देखी गई है। हाँ, बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है जी। तो वो इसीलिए क्योंकि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य लगातार 2100, 2500, 2600, 2650, 2600, 4000 ऐसा 40 रुपए ऐसा लेते रहे हैं जी। और इसका असर पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है जी। अच्छा ठीक, फिर अब जब हम ये बात कर लिए हैं तो एक भी आखिरी है और एक सवाल कि 3 में से भाजपा को कितनी मैं मुश्किल नहीं कर रहा क्योंकि इसीलिए 3 का ऑप्शन दे रहा हूँ, कैंडिडेट का नाम दे रहा हूँ। आपको क्या लगता है, या फिर एज बता सकते हैं आप ये ऑप्शन? मुझे ऐसा लगता है कि इन 3 में 2 में बीजेपी को एज है जी, और एक जो है 50-50, या ये भी हो सकता है कि स्वीप भी हो सकता है, क्लीन स्वीप भाजपा की। तो आपका कहना? मुझे ऐसा लगता है कि 2 सीट कांग्रेस को मिलेगी 3 में से, और 1 सीट पर जैसा मनीष जी ने कहा 50-50 जी, लेकिन जैसा इन्होंने कहा क्लीन स्वीप भी हो सकता है। तो अगर क्लीन स्वीप हुआ तो 3-0 इन फेवर ऑफ कांग्रेस ही जाए। कांग्रेस लगता है, तो आप बात से ही समझ सकते हैं। और मेरे लिए और भी मुश्किल हो गया, एक तरफ क्लीन स्वीप की बात आएगी तो कांग्रेस, और दूसरी तरफ क्लीन स्वीप की बात है तो दोनों वरिष्ठ लोग हैं। तो आज की चर्चा यहीं करते हैं, काफ़ी लंबा चर्चा हो गई है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि संक्षिप्त तरीके से चुनाव के बाद क्या चर्चा है मतगणना से पहले आप तक पहुंचाते रहें। अगर अच्छा लगे तो आप जरूर सुनिए।